Hello everyone, my name is Girish Kumar and I welcome you all to my YouTube channel Chemistan। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री के सबसे डरावने टॉपिक से। डरावना इन द सेंस आप लोगों को डरावना लगता है, जबकि वो टॉपिक डरावना बिल्कुल है नहीं। वो है मोल कंसेप्ट। ठीक, मोल कंसेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम सुनते ही बच्चे एकदम पैनिक करने लग जाते हैं कि भाई ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये तो बन ही नहीं सकता। इस टाइप की थिंकिंग स्टूडेंट्स में आती है। जबकि प्रॉब्लम मोल कंसेप्ट में ये है कि उसमें सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है कि आपका बेसिक क्लियर। अगर आपका बेसिक मोल कंसेप्ट में क्लियर है तो आप मोल कंसेप्ट को तुरंत बना सकते हैं। ओके, तो कन्फ्यूजन वहाँ पे कुछ वर्डिंग्स को लेकर भी कन्फ्यूजन आता है, कुछ टर्म्स को लेकर के कन्फ्यूजन आता है। तो जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी एरर्स हम नॉर्मली करते हैं, पहले उसको हटाने की कोशिश करेंगे। और इस लेक्चर के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मोल कंसेप्ट में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बोर्ड पे मैंने क्या लिखा हुआ है। मैंने बोर्ड पे लिखा है 1 डजन इक्वल टू 12 यूनिट्स। हम जानते हैं कि एक डजन में कितनी चीज़ें होती हैं, 12 चीज़ें होती हैं। अब वो 12 चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं? कुछ भी हो सकता है। 12 पेन्स हो सकते हैं, 12 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 12 बाइक्स हो सकते हैं, 12 बेंचेस हो सकते हैं। कोई भी चीज़ जिसको आप ईजिली 12 में काउंट कर लें, उसको हम डजन में कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब डजन में उसको काउंट कर लेते हैं। ओके, अब सपोज़ आप कभी किसी शॉप पर जाते हैं राइस परचेज करने के लिए, तो आप क्या वहाँ जाके बोलेंगे कि 1 डज़न राइस चाहिए? भाई 1 डज़न राइस मतलब उसमें सिर्फ 12 राइस के दाने होंगे, उतने में तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। ओके, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत हमको ज़्यादा लेनी है, तो हम क्या करते हैं डज़न में नहीं उसे केजी में लेते हैं। क्यों? क्योंकि केजी में जब लेंगे तो उसकी क्वांटिटी ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक वैल्यू में हो जाएगी, जिसको हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे 1 डजन में 12 चीज़ें होती हैं, वैसे ही एक मोल में 1 मोल इक्वल टू दिस मच यूनिट्स। ठीक है, इस नंबर को आप याद रखिएगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 1 डजन में जैसे 12 चीज़ें होती हैं, तो 1 मोल में इतनी चीज़ें होती हैं। कभी आप इस बात पे ध्यान दिए हैं कि 1 मोल में सिर्फ यही नंबर क्यों लिए? आप इससे ज़्यादा या इससे कम क्यों नहीं लिए? ओके, एक बात मैं आपको और बता दूँ, वैसे आप जानते ही हैं, ये जो नंबर होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं अवोगाड्रोस नंबर। इसे अवोगाड्रोस नंबर भी जो है कहा जाता है। ठीक, अब एक बात और, 12 तो बहुत आसान है, लेकिन ये जो नंबर है ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये नंबर एक बहुत ही ह्यूज नंबर है, बहुत ज़्यादा ह्यूज नंबर है। ओके, कैसे है मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। ओके, इस नंबर, ये जो नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ज़्यादा बड़ा। ओके, और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि ये नंबर इतना ह्यूज क्यों है। ओके, आइए देखते हैं। तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये है कि व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू स्पेंड 1 मोल रुपीज एट द रेट ऑफ 10 लाख रुपीज पर सेकेंड। ओके, मतलब मेरे पास 1 मोल रुपीज है, उतनी करेंसी मेरे पास है, और मैं क्या कर रहा हूँ, उसको स्पेंड कर रहा हूँ। कितना स्पेंड कर रहा हूँ उसको? 10 लाख रुपीज़ पर सेकेंड। हर सेकेंड में 10 लाख रुपीज़ जो है वो स्पेंड करता जा रहा हूँ। आप सुन लीजिए ठीक से, मेरे पास 1 मोल रुपीज़ हैं और मैं 10 लाख रुपीज़ पर सेकेंड स्पेंड करता जा रहा हूँ। तो आपको बताना है कि पूरा अमाउंट स्पेंड करने में, मतलब 1 मोल रुपीज़ को स्पेंड करने में कितना टाइम लगेगा। तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कुछ मिनट में स्पेंड हो जाएगा वो, तो क्योंकि मैं 10 लाख रुपीज़ पर सेकेंड, मतलब हर गुजरते सेकेंड के साथ में 10 लाख रुपीज़ स्पेंड करता जा रहा हूँ। तो 1 मोल रुपीज़ को कंप्लीट होने में या स्पेंड होने में कितना टाइम लगेगा? तो आपके माइंड में ये स्ट्राइक करा होगा कुछ मिनट्स में या बहुत में कुछ घंटों में ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे हम क्या कर रहे थे, 10 लाख रुपीज़ पर सेकेंड स्पेंड कर रहे थे। ओके, तो 1 सेकेंड में कितने रुपीज़ स्पेंड कर दिए मैंने? 10 लाख रुपीज़। इसको हम 10 टू द पावर 6 रुपीज़ लिख सकते हैं। ठीक, तो 1 मिनट में कितना स्पेंड कर दिया मैंने? 60 इंटू 10 टू द पावर 6, बिकॉज 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। क्लियर? तो 1 घंटे में मैंने कितना स्पेंड कर दिया 1 आवर में? 60 इंटू 10 टू द पावर 6 रुपीज़। क्लियर? तो 1 दिन में कितना स्पेंड कर दिया मैंने? क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 24 इंटू 60 इंटू 10 टू द पावर 6 रुपीज़। ओके, तो 1 साल में मैंने कितना स्पेंड कर दिया? 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 10 टू द पावर 6 रुपीज़। मतलब 1 साल अगर मैं 10 लाख रुपीज़ को पर सेकेंड स्पेंड करूं, तो 1 साल में मैं कितना स्पेंड कर चुका, मैं कितना कर लूँगा, ये अमाउंट हो जाएगा 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 10 टू द पावर 6 रुपीज़ पर ईयर। ओके, और हमको क्या कैलकुलेट करना था कि 1 मोल जो अमाउंट है
1 मोल रुपीज़ जो है उसको पूरा स्पेंड करने में कितना टाइम लग जाए। ओके, तो मैं उसको ईयर्स में कैलकुलेट कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे इसको ईयर्स में क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका भी एक रीज़न है। आइए देखते हैं। तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि हमारा रेट ऑफ एक्सपेंडिचर कितना आया था अभी, 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10 टू द पावर 6 रुपीज़ पर ईयर, मतलब एक साल में मैं इतना अमाउंट स्पेंड कर दूंगा। ओके, एट द रेट ऑफ 10 लाख रुपीज़ पर सेकेंड। टोटल अमाउंट मुझे कितना स्पेंड करना है, इतना करना है। तो अगर ईयर्स में हम टाइम निकालें कि इस अमाउंट को स्पेंड करने में कितना टाइम लग जाएगा, तो दिस अमाउंट बाई रेट। ओके, तो ये रुपीज़ कैंसिल आउट हो जाएगा, ईयर ऊपर चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.9 इंटू 10 टू द पावर 10 ईयर्स। इसको आप खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आप इमेजिन कर रहे हैं कितना बड़ा टाइम आ रहा है इसमें, 1.9 इंटू 10 टू द पावर 10 ईयर्स। और ये भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ इतने ईयर्स, 19 उसके बाद 9 जीरोस। एक एवरेज ह्यूमन का लाइफ कितना होता है, 100 ईयर्स भी नहीं होता आजकल, तो कितना होता है 60 to 70 ईयर्स हार्डली, चलिए 80 पकड़ लीजिए। तो एक एवरेज ह्यूमन 80 ईयर्स की उसकी लाइफ स्पैन होती है ना। चलिए 100 ही मान लीजिए अपनी खुशी के लिए कि एक एवरेज ह्यूमन जो है 100 ईयर्स तक जी सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर वो पर्सन अपना 1 मोर रुपीज़ अगर उसके पास हो तो उसको स्पेंड करने में उसे कितने जन्म लग जाएंगे यहाँ पे। बाकी आप समझदार हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरा ये जो एक्सप्लेनेशन का जो मेरा मोटिव था वो बस ये था कि मैं आपको ये बता सकूं ये जो नंबर है ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ा नंबर है। अब सवाल ये उठता है कि जैसे डज़न हो गया, डज़न क्या कैलकुलेट करने या क्या काउंट करने में हम यूज़ करेंगे, फ्रूट्स काउंट करने में, बाइसाइकिल्स काउंट करने में, कुछ भी काउंट करने में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 1 मोल को आप किस चीज़ को काउंट करने में यूज़ करेंगे। तो मोल का जो एप्लीकेशन है वो आता है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के नंबर को काउंट करने के लिए हम मोल को यूज़ करते हैं। ओके, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है बस मोल कंसेप्ट का फर्स्ट पॉइंट कि 1 मोल इज इक्वल टू दिस मच नंबर ऑफ यूनिट्स एंड दिस इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स एंड molecules as well as ions. ओके, तो ये था मोल कंसेप्ट का फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग को आज जो पढ़ना है, ओके, आज हम लोग को पढ़ना है 4 चीज़ें, या कहना चाहिए 5। एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास, ग्राम मॉलिकुलर मास, और उसके बाद मोलर मास। ये जो 5 टर्म्स हैं सुनने में एक जैसे ही लगते हैं, ओके, लेकिन सब एक दूसरे से लिंक्ड है, लेकिन सब एक दूसरे से डिफरेंट भी। ओके, जो प्रॉब्लम मोल कंसेप्ट में आता है वो तभी आता है जब इन 5 वर्ड्स को आप ठीक से नहीं समझते। क्या क्या वर्ड्स हैं, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास, ग्राम मॉलिकुलर मास एंड दी लास्ट टर्म आपका क्या था, मोलर मास। इन सबको हमको पढ़ना है, तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे एटॉमिक मास से। अब ये जो एटॉमिक मास होता है इसे रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ, एक एटम का मास। लेकिन एक एटम का एब्सोल्यूट मास नहीं कैलकुलेट करते हैं, उसे हम रेफरेंस के तौर पे कैलकुलेट करते हैं कार्बन से, या कार्बन के कंपैरिजन में एक एटम के मास को मेजर करते हैं, तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। आ रही बात समझ में, ठीक। तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि द एटॉमिक मास, ओके, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, इसको हमने लिया है 12 AMU। ओके, अब ये AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, क्लियर। लेकिन आज के टाइम में इस AMU को रिप्लेस कर दिया गया है एक नए टर्म से जिसको हम कहते हैं U, एंड U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। तो ये पहला जो हमारा बेसिक है वो ये कि एक कार्बन के एक एटम का मास कितना एज्यूम किया हमने, 12U। और 12U ही क्यों लिया मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12U, मतलब कार्बन के एक एटम का मास। ओके, एक बात आप याद रखिएगा, एटॉमिक मास रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ वन सिंगल एटम, बट दैट इज नॉट द एक्चुअल मास, इट इज द रिलेटिव मास एज कंपेयर टू कार्बन। ओके, लेकिन कार्बन जो है, कार्बन का अगर आपने बाकी एलिमेंट्स का तो कार्बन से रेफरेंस ले लेंगे, लेकिन कार्बन का क्या करेंगे, तो कार्बन के मास को हमने क्या किया है, 12U फिक्स कर लिया है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन
ओके, ये कितना हो जाएगा 12U। ओके, तो अगर मैं इसको ऐसा करूं 1/12 दी मास ऑफ 1 कार्बन एटम, अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/12 इंटू 12U, तो ये क्या आ जाएगा 1U। ओके, तो 1U का अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलेंगे 1/12 दी मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अच्छा, कार्बन देखिए हमने लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कार्बन 3 टाइप्स से होते हैं, मतलब कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो यहाँ पे कौन सा वाला कार्बन लेना है, तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको ये लेना है C12, है ना। तो कार्बन एटम की जगह अगर आप C12 एटम बोले तो और बेटर रहेगा। ओके, तो अभी तक हमने क्या सीखा कि एक कार्बन का एटॉमिक मास हमने लिया है 12U, मीन्स कार्बन के एक एटम का मास हो गया 12U। तो अगर मैं इसका 1/12 कर दूं तो आंसर क्या आ गया 1U। तो ये 1U का डेफिनेशन है। क्या है 1U का डेफिनेशन, इट इज दी 1/12 दी मास ऑफ 1 कार्बन एटम। आ रही बात समझ में? अब आगे देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, U और kg के बीच का ये रिलेशनशिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। कुछ बुक्स में आपको ये -24 लिखा दिख जाएगा, लेकिन वहाँ पे kg नहीं, वहाँ पे ग्राम होगा। पहला कंफ्यूजन यहाँ पर आता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये रिलेशन कैसे आया मैं आपको अभी थोड़ी देर में इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, बस इसके अगले टॉपिक में, ठीक है। अब जैसे कि आपके माइंड में ये बार बार स्ट्राइक कर रहा होगा कि कार्बन का 12U कैसे आ गया। कार्बन का मास नंबर तो 12 होता है, वो तो ठीक है, लेकिन कार्बन का एटॉमिक मास 12U हम क्यों ले लिए। तो ये देखिए, इसलिए लिए, देखिए एक कार्बन एटम में क्या क्या चीज़ें होंगी, 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है, इतना तो जानते ही। कार्बन 12 की बात कर रहे हैं, ओके। तो एक प्रोटॉन जो होता है ना, उसका मास इतना आता है 1.6725 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg, और एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो ये आता है 1.6749 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। अ न्यूट्रॉन इज ओनली स्लाइटली हेवियर दैन अ प्रोटॉन। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 0.18% हेवियर होता है एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन से। अगर आप ध्यान दें तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक दोनों का मास कैसा है, सेम है, ओके। इसलिए कहा जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो सेम होता है। क्यों? क्योंकि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस दोनों के मासेस सेम है, लेकिन 3 या 4 डेसिमल प्लेसेस तक अगर आप देखें तो आप नोटिस करेंगे कि अ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हेवियर दैन अ प्रोटॉन, ओके। रही बात इलेक्ट्रॉन की मास की, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन का मास इन सबसे ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं है, ये -31 है, मतलब कि इससे भी 1000 टाइम्स कम। अरे बस समझ में। तो इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास से काफ़ी कम होता है, ओके। अब अगर आप इसको देखें 1U इक्वल टू इतना kg होता है 1.66, तो ये 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 है ना। इसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं 1U, ओके। और मास ऑफ न्यूट्रॉन को अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं 1U, ओके। अब ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम क्या लिखें, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को तो आपने 1U लिख लिया, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या लिखोगे, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो मास होता है इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। ये आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। क्यों? क्योंकि जो मास का सबसे छोटा जो हमारा बॉर्डर लाइन है वो होता है 1U। पूरे केमिस्ट्री में 1U से मास जहां भी कम हुआ, ऐसा नहीं कि 1U से मास कम नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जहां भी मास आपका 1U से कम हुआ उस मास को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। और यहाँ पे किसका मास नेग्लिजिबल है, वो है आपका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास 1U से कम है, इसलिए उसके मास को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ओके। तो एक कार्बन एटम में क्या क्या चीज़ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है तो 6 का भी कोई ज़्यादा मास तो हो नहीं जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक। तो बचा क्या क्या, अब बचा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास कितना कितना होता है 1U, तो 6 का कितना हो जाएगा 6U, तो 6U + 6U में कितना आ गया आपका 12U। तो ये कारण है कि मैंने कार्बन का एटॉमिक मास फिक्स किया है कितना, 12U को हमने फिक्स कर लिया, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके एटॉमिक मासेस को हम कार्बन के ही रेस्पेक्ट में निकालेंगे, और इसलिए बाकी एलिमेंट्स के जो मासेस हैं वो क्या कहलाएंगे, रिलेटिव एटॉमिक मासेस, बिकॉज देयर एटॉमिक मासेस आर मेजर्ड विद रेफरेंस टू कार्बन, C12 एटम। अरे बस समझ में, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये 1U और kg के बीच में रिलेशनशिप कैसे आया, इस पर हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो
जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि 1 मोल मतलब एवोगाड्रोस नंबर इसको बोलते हैं 6.022 × 10⁻23 और ये नंबर बहुत ही बड़ा नंबर है, ये भी हमने देख लिया। अब ऐसा है, आपने कभी ये इस बात पे ध्यान दिया है कि 1 मोल इक्वल टू यही नंबर क्यों लिया है? भाई आपको बड़ा नंबर लेना था ना, तो और बड़ा ले लेते, 10⁻23 को 50 कर देते और बड़ा हो जाता, या थोड़ा छोटा भी ले सकते थे। एग्जैक्टली यही नंबर क्यों? क्या रीज़न है कि 1 मोल में इतनी ही चीज़ें होती हैं या इतने ही ये होते हैं? ओके, अब मैं एक ओपनली ये बात कहना चाहूँगा कि जितने भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स है या लेक्चर्स आप देखते होंगे, शायद ही कोई चैनल हो या एक आध दो बेटर चैनल्स होंगे उसमें इसको एक्सप्लेन किया गया होगा कि 1 मोल इक्वल टू यही नंबर क्यों होता है। या आप अपने टीचर से क्वेश्चन करिएगा जब भी आप कहीं पर हैं, नॉलेज चेक करने के लिए नहीं। ओके, कभी भी किसी टीचर का नॉलेज नहीं चेक किया जाता, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, आप कभी भी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि 1 मोल इक्वल टू यही नंबर क्यों होता है। ओके, आप क्वेश्चन करिएगा कि 1 मोल इक्वल टू यही एग्जैक्ट नंबर क्यों? उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। इसलिए देखिए, ये जो मोल है ना, ये कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं, इट इज़ अ मैजिकल नंबर। क्यों मैं उसको मैजिकल कह रहा हूँ, ध्यान दो। ओके, मास ऑफ 1 C12 एटम कितना होता है? 12U। और ये क्या कहलाएगा? उसका एटॉमिक मास। क्लियर है? एक कार्बन एटम के मास का, एक कार्बन एटम का मास कितना है? 12U, और हम उसको क्या बोलेंगे? उसका एटॉमिक मास। ओके, तो अब उसके बाद हम लोग देखते हैं मास ऑफ, एक एटम का मास कितना आ गया? मास ऑफ दिस मच नंबर, या मास ऑफ 1 मोल एटम्स, है ना? तो 1 मोल में कितने एटम्स हो जाएंगे? इतने 6.022 × 10⁻23 एटम्स। ओके, तो ये कितना आता है? 12 ग्राम्स। आई बात समझ में? तो एक एटम का मास कितना आया था? 12U, और 1 मोल एटम्स का मास कितना आ रहा है? 12 ग्राम्स। तो मतलब कि मोल जो है ये वो नंबर है जिसके बराबर के अगर आप एटम्स लें और उसका मास निकालें तो नंबर वही रहता है, बस यूनिट जो है वो यू से किस में चेंज हो जाता है? ग्राम्स। ये, और ये मैं हवे में नहीं कह रहा हूँ, इसका प्रूफ है। चलिए इसको प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है? हाँ, तो मुझे अगर निकालना है मास ऑफ 1 मोल एटम्स, अगर निकालना है मतलब इतने एटम्स, तो एक एटम का मास इतना है, तो 1 मोल एटम्स का मास कितना आ जाएगा? तो 6.022 × 10⁻23 × 12U। ओके, तो ये आ जाएगा 6.022 × 10⁻23 × 12U जो है, इसको 12 × 1U लिख सकते हैं, और 1U की वैल्यू कितनी है? 1.66 × 10⁻27 kg, या फिर 6.022 × 10⁻23 × 12 × 1.66 × 10⁻24 ग्राम। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर आता है 12, और आगे हम लोग लिखेंगे ग्राम्स। ओके, सो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12U, ओके, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ कार्बन। लेकिन अगर आप कार्बन के इतने एटम्स का मास निकालें तो नंबर वही रहेगा, बस यूनिट जो है वो यू से किस में चेंज हो जाएगा? ठीक। तो अब कंफ्यूजन आता है यहीं से, ये जो मूल कंसेप्ट का जो पहला कंफ्यूजन है ना, वो यहीं से आता है कि तो 12U कब लेंगे और 12 ग्राम कब लेंगे? तो जब आपको एटॉमिक मास कहा जाए तब आप लेंगे 12U, और जब आपको ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि देखिए ये एटॉमिक मास ही तो है ना, बस यूनिट जो है वो यू से किस में चेंज हो गया? ग्राम। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ओके, ग्राम एटॉमिक मास, और इसका एब्रिविएशन भी है, इसे हम कहते हैं GAS। ओके, तो एटॉमिक मास जब आपका कार्बन का कहा जाए तब आप लेंगे 12U, और जब ग्राम एटॉमिक मास कहा जाए तब आप क्या लेंगे? 12 ग्राम। ये डिफरेंस है। ओके, अब आपको समझ में आया कि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास का डिफरेंस क्या है? देखिए प्रॉब्लम्स जो आती है वो कई बुक्स में भी है, कई सारे बुक्स में लिखा होता है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, और वो लिख लेता है 12 ग्राम। गलत है, आपको एटॉमिक मास नहीं, वहाँ पे आपको क्या लिखना है? ग्राम एटॉमिक मास लिखना है। हालांकि एक बात और है कि ये जो एटॉमिक मास, ये जो यू वाला जो कंसेप्ट है ना, वो सिर्फ इसी चैप्टर में,
आगे चैप्टर्स में जब भी आप मोल्स वगैरह निकालेंगे तो आप ग्राम ही यूज़ करें, मतलब आप हर जगह ग्राम एटॉमिक मास ही लेना। लेकिन क्या है कि ग्राम एटॉमिक मास ये वर्ड थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए कई जगह पे सिर्फ एटॉमिक मास लिख लिया जाता है, लेकिन वो एटॉमिक मास नहीं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राम एटॉमिक। आ रही बात समझ में? ठीक, तो चलिए अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको यू और केजी के बीच का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करूंगा, तो चलिए उसको देखते हैं। तो आइए देखते हैं, हमने लिखा था मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन। अभी निकाला हमने, कितना आया था, 12 ग्राम। क्लियर? तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन अगर निकालें तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23। ओके, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ग्राम। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब मैं लिख रहा हूँ 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। अगर मैं ये 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ये क्या हो जाएगा, 1/12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 to the power 23, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्राम। तो ये 12 और 12 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा क्या, 1 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 to the power 23 ग्राम। अरे बस समझ में? ठीक, तो जब इसको आप सॉल्व करते हैं ना, ये आता है 1.66 इंटू 10 to the power -24 ग्राम, और या फिर इसको क्या लिख सकते हैं केजी में, 1.66 इंटू 10 to the power -27 kg, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 U के। आई बात समझ में? मैं फिर से बता देता हूँ, कार्बन के इतने एटम्स का मास 12 ग्राम अभी प्रूव किए थे। ओके, तो एक एटम का मास कितना आएगा, इतना। तो इसका 1/12 अगर ले लें तो ये इतना आ रहा है, 1 बाय एवोगाड्रो नंबर। ओके, तो 1 बाय एवोगाड्रो नंबर को जब हमने सॉल्व किया तो ग्राम में इतना आ रहा है, किलोग्राम में इतना आ रहा है, और एक कार्बन एटम के मास का जो 1/12 मास आता है उसी को तो 1 U बोलते हैं। क्लियर? सो 1 U इज इक्वल टू दिस मच केजी एंड दिस मच ग्राम। तो ये है रिलेशनशिप U, ग्राम और केजी के बीच। कंफ्यूज मत होना है ना, -24 और -27 ध्यान रखेंगे, जब केजी है तो -27 और जब ग्राम है तो -24 यूनिट्स में आपको बता चुका हूँ। जब आप SI में काम करेंगे तो ये आपको लेना है, फिर सीरियस में काम करेंगे तो ये आपको लेना है। प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी हम मोल्स वगैरह निकालते हैं तो सारे मासेस किसमें दिए होते हैं, ग्राम, जबकि मास का SI यूनिट क्या है, केजी। तो इसी में कन्फ्यूजन आता है। आई बात समझ में? तो मेरे ख्याल से U एटॉमिक मास ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है सम अप करते हैं। आइए देखिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आप जानते हैं 16 U होता है। ओके, इस 16 U को हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 1 U, और 1 U क्या होता है, एक कार्बन एटम के मास का 1/12। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 U है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 टाइम्स ज़्यादा किससे, कार्बन के एक एटम के 1/12 मास। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अगर 16 U है, इसका मतलब ऑक्सीजन का एक एटम 16 टाइम मैसिव है, 16 टाइम्स ज़्यादा है किससे, एक कार्बन एटम के मास के 1/12। ओके, तो अगर कोई भी एलिमेंट अगर सपोज है जिसका एटॉमिक मास अगर 50 U है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस एलिमेंट के एक एटम का मास 50 टाइम्स ज़्यादा है, कार्बन से नहीं, कार्बन के एक एटम के 1/12 से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 टाइम्स ज़्यादा है कार्बन से, नहीं, कार्बन का तो 12 होता है, इसका 16 है, ऐसे नहीं। आप क्या लेंगे, कार्बन के एक एटम का मास का 1/12 लेंगे, उससे 16 टाइम्स ज़्यादा है, और इस एलिमेंट का मास जो है वो 50 टाइम्स ज़्यादा है। ये डिफरेंस होता है। ओके, तो एटॉमिक मास का समझ में आ जाएगा। एटॉमिक मास रिप्रेजेंट्स अ सिंगल एटम्स मास। Mass of a single atom is called atomic mass. It is measured in U. अरे बस बात करते हैं हम लोग ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 U। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। ये तो क्लियर है, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। ठीक है,
एक ऑक्सीजन के एटम का मास होता है उसका एटॉमिक मास, और 1 मोल एटम्स का मास होता है उसका ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं 16 ग्राम कह रहा हूँ, मतलब ये ऑक्सीजन के इतने एटम्स का मास है। बस एक चीज़ आप समझ लो ठीक से कि एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो उसके एक सिंगल एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है, एंड इट इज कैलकुलेटेड इन यू। वेयर एज ग्राम एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट के एक मोल एटम्स के मास को रिप्रेजेंट करता है, एंड इट इज कैलकुलेटेड इन ग्राम। अगर ये पॉइंट आप समझ लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका 50% मोल कंसेप्ट तो ऐसे ही कंप्लीट होगा। ओके, क्योंकि सारा कंफ्यूजन यहीं पर आता है, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। ओके, तो आई होप ये डिस्कशन बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो अब एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास क्योंकि आप कंप्लीट कर चुके हैं, समझ चुके हैं, तो मैं अब इसको समराइज करता हूँ। ओके, आइए देखते हैं। तो ये देखिए, मैंने कुछ एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक मासेस एंड उनके ग्राम एटॉमिक मासेस को मेंशन किया हुआ है। वैल्यू वही रहता है, बस जो यूनिट है वो यू से चेंज हो जाता है ग्राम। ओके, कार्बन ऑक्सीजन तो हम देख ही चुके हैं। ये हो गया आपका सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मास इज 23 यू, वेयरएज इट्स ग्राम एटॉमिक मास इज 23 ग्राम। उसके बाद पोटेशियम, इट्स एटॉमिक मास इज 39 यू, वेयरएज ग्राम एटॉमिक मास इज 39 ग्राम। ओके, अब जल्दी से हमने एक टर्म पढ़ा था, अब याद करिए, मास नंबर। ओके, अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ एटॉमिक मास एंड मास नंबर के बीच में। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस मास नंबर एंड एटॉमिक मास के बीच में। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो तो इन दोनों का अपना अपना डेफिनेशन ही। अगर आप डेफिनेशन देखना चाह रहे हैं मास नंबर का तो आप मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। ओके, वैसे मैं बता देता हूँ, मास नंबर रिप्रेजेंट करता है किसी भी एलिमेंट का मास नंबर होता है उसके एक एटम में प्रेजेंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का टोटल नंबर। ओके, whereas atomic mass आज ही हमने देखा it represents the mass of a single atom। ओके, तो एक नंबर है और दूसरा मास है। ओके, तो मास नंबर हमेशा एक होल नंबर ही होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल जो सम है वो 10, 12 ऐसा कुछ नंबर आएगा ना, 6.5, 3/4 ऐसा तो कुछ नहीं आएगा। ओके, तो मास नंबर हमेशा एक होल नंबर होता है, लेकिन ये क्या है, ये तो मास रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये तो मास रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो मास का वैल्यू तो डेसिमल में आ सकता है, 50 जैसे 23.1 समथिंग वैल्यू आ सकती है, इसलिए इसकी वैल्यू डेसिमल में आ सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू डेसिमल में कभी नहीं आ सकती। मास नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन एटॉमिक मास जो है उसे यू में रिप्रेजेंट और यू में उसे मेजर किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में 2 लेक्चर्स पहले कि अगर कोई एलिमेंट का सिंबल अगर x है तो उसके 2 नंबर्स हों, एक उसके नीचे में लिखा होगा यहाँ पर, ओके, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, और एक टॉप लेफ्ट कॉर्नर ये। तो ये जो नीचे वाला नंबर होता है ये हमेशा क्या होता है, दिस इज ऑलवेज द एटॉमिक नंबर। लेकिन ये जो ऊपर वाला नंबर है ये आपका मास नंबर भी हो सकता है एंड एटॉमिक मास भी वहाँ पे लिखा हो सकता है। क्लियर? तो कैसे पहचानेंगे कि ऊपर वाला नंबर उसका मास नंबर लिखा है या उसका एटॉमिक मास? बस एक ही चीज़ से कि नंबर डेसिमल में है या नहीं। अगर नंबर डेसिमल में लिखा हुआ है मतलब कंफर्म है कि वो एटॉमिक मास ही होगा, क्योंकि मास नंबर तो डेसिमल में नहीं हो सकता। लेकिन अगर होल नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं निकलता कि वहाँ पे सिर्फ मास नंबर है, वो एटॉमिक मास का राउंडेड ऑफ वैल्यू भी हो सकता है। ओके, तो अगर ऊपर में होल नंबर लिखा हुआ है तो उसको आप एटॉमिक मास भी ले सकते हैं और मास नंबर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर वो वैल्यू डेसिमल में लिखी हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, एटॉमिक मास, बिकॉज मास नंबर कैन नॉट बी इन डेसिमल्स। ओके, अगर मैंने ये आपको नहीं बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में तो मैं बता देता हूँ। ये एलिमेंट का सिंबल, कि कोई भी एलिमेंट हो उसका अपना एक सिंबल रहता है जो यूजुअली 1 या 2 अल्फ़ाबेट्स का होता है। ओके, उसके बाद उसके बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे एक नंबर लिखा होता है जिसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक जो नंबर लिखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं उसका मास नंबर या तो उसका एटॉमिक मास। मतलब टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो लिखा हुआ है इट कुड बी इट्स मास नंबर और इट्स एटॉमिक मास। ओके, तो किन किन कंडीशन में मास नंबर लिखा होगा, कब एटॉमिक मास लिखा होगा, मैंने आपको अभी बताया। ओके, तो 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, वो है एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर आप एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास अगर आप क्लियर हो चुका है आपका, तो मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, आइए देखिए। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। अब वो मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी। ओके, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल,
अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तो एक एलिमेंट को बिलोंग करता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड तो एक कंपाउंड है। तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि जो मॉलिक्यूल होता है वो एक एलिमेंट को भी बिलोंग कर सकता है और कंपाउंड को भी। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास एक सिंगल मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होंगे सबके एटॉमिक मासेस को सम जब कर देंगे तो हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया वाटर H2। ओके, हाइड्रोजन के कितने एटम्स दिख रहे हैं, 2 एटम्स, और हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1U। ओके, ऑक्सीजन का कितना एटम दिख रहा है, एक ही है, और ऑक्सीजन के एक एटम का कितना होता है, 16। ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18। सो 18U इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2। ओके, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का देखना चाह रहे हैं तो कार्बन का कितना एटम है, यहाँ पे एक ही है, और एक कार्बन का कितना होता है, 12U। प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 है, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। सो 16U, तो 12U प्लस 16 × 2 32, ये कितना आ जाएगा, 44U। ओके, एक बड़ा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, सपोज ग्लूकोज, C6H12O6। कार्बन के 6 एटम्स हैं, एक कार्बन का होता है 12U, प्लस हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन का होता है 1U, प्लस ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। सबको जब ऐड कर लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 180। आप इसको ऐड करके देख सकते हैं। ओके, तो अब क्योंकि हम एटॉमिक मासेस का सम कर रहे हैं ना, तो आंसर आपका U में ही आएगा। तो मॉलिक्यूलर मास को किस में कैलकुलेट किया जाता है, U। आई बात समझ में? तो सेम डिफरेंस जो एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में है, वही डिफरेंस है मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। एटॉमिक मास एक एटम का मास, ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल एटम्स का मास। बिल्कुल वैसे ही मॉलिक्यूलर मास एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास, एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स। ओके, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में। ओके, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है वो रिप्रेजेंट करता है 1 मोल मॉलिक्यूल्स के मास को, चाहे वो मॉलिक्यूल एलिमेंट का हो चाहे वो कंपाउंड का। ओके, एक मॉलिक्यूल का मास आता है U में, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास किस में आएगा, ग्राम में, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसका एक एब्रिविएशन भी होता है, वो है GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, अब कैलकुलेट देखो कैसे करते हैं। अगर आपको कोई बोलता है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 मतलब मीथेन निकालो, तो ये देखिए, ये अगर एक मॉलिक्यूल होता है ना, अगर ये एक मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल में कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। लेकिन अगर मुझे इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो मतलब ये 1 मोल हुआ ना, ये तो 1 मोल है, 1 मोल CH4। और 1 मोल CH4 में क्या क्या होंगे, 1 मोल CH4 में आप एग्री करोगे कि इसमें 1 मोल कार्बन होंगे और 4 मोल इसमें हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ठीक, 1 मोल इसमें कार्बन एटम्स होंगे एंड 4 मोल इसमें हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। तो कार्बन का कितना मोल है, 1 मोल, और कार्बन के 1 मोल का मास कितना आता है, 12 ग्राम। क्लियर? उसके बाद हाइड्रोजन के कितने मोल है, 4 मोल, और हाइड्रोजन के 1 मोल का कितना आता है, 1 ग्राम। ठीक, तो ये 12 ग्राम प्लस 4 ग्राम, ये क्या हो जाएगा, 16 ग्राम। सारा कंसेप्ट वही है, बस U की जगह में क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। अब हमको एक यूनिट नहीं, एक मोल लेना है। अरे बस समझ में? अभी जैसे इसका एटॉमिक मास निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, कार्बन का होता है 12U और हाइड्रोजन का 1U, तो 1 × 4 क्या हो जाएगा, 4U, 12U प्लस 4U 16U। ओके, तो बस U की जगह आप ग्राम लेना है, क्योंकि ये 1 मीथेन मॉलिक्यूल नहीं है, 1 मोल मीथेन। अगर जैसे कि मीथेन के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो 1 मोल मीथेन में 1 मोल कार्बन और 4 मोल हाइड्रोजन एटम्स होंगे। आई बात समझ में? तो 1 मोल कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम, और 4 मोल हाइड्रोजन का मास कितना है, 4 ग्राम। तो 12 ग्राम प्लस 4 ग्राम कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। 1 मोल कार्बन का 12 ग्राम, 1 मोल हाइड्रोजन का 1 ग्राम, लेकिन 4 मोल्स है तो 4 ग्राम। तो 12 प्लस 4 इज 16 ग्राम। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास जब आपको बोले तो आप U लगा देंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जब बोले तो वैल्यू वही रहेगा, बस यूनिट U हटा करके आपको वहाँ पे क्या ऐड कर देना है, ग्राम ऐड कर देना, बस ये डिफरेंस होता है। ओके, तो मेरे ख्याल से अब आपका क्लियर होगा, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल क्लियर। ओके,
जैसे इसके प्रीवियस केस में आपने मेरे ख्याल से कार्बन डाइऑक्साइड का निकाला था, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आपने कितना निकाला था, 44 U। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास आपने कितना निकाला था, 180 U। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 180 ग्राम। बस आप अगर ये लगाना सीख गए कि जब कब आपको U लगाना है और कब आपको ग्राम लगाना है, तो आपका मोल कंसेप्ट ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा, ओके। जब 1 यूनिट की बात होगी तब आपको U लगाना है, जब 1 मोल यूनिट्स की बात होगी तब आपको वहाँ पे ग्राम लगाना है। बस ये होता है, ओके। अब एक लास्ट टर्म है, उसको करते हैं और फिर इस लेक्चर को हम एंड करेंगे। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि अब लास्ट में हमको पढ़ना है मोलर मास के बारे में। मोलर मास बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है, ओके। तो वही मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मोलर मास रिप्रेजेंट करता है 1 मोल के मास। द मास ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। अब 1 मोल क्या क्या हो सकता है, 1 मोल एटम्स हो सकता है या 1 मोल मॉलिक्यूल हो सकता है। तो 1 मोल एटम्स के मास को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। और 1 मोल मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मतलब कि ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास। आ रही बात समझ में, ठीक। तो कब आपको ग्राम एटॉमिक मास लेना है, कब आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेना है, ये सब डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तो फिलहाल इस लेक्चर को हम यहाँ पर एंड करते हैं। आप 5 डेफिनेशंस बस क्लियर रखिए, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ये मोलर मास। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा ना कि मोलर मास एक मोल के मास रिप्रेजेंट करता है। अब वो 1 मोल एटम हो सकता है, 1 मोल मॉलिक्यूल हो सकता है। अगर 1 मोल एटम्स हैं तो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है, और 1 मोल मॉलिक्यूल अगर है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये कोई नई चीज़ नहीं, ओके। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को कलेक्टिवली हम लोग कह देते हैं मोलर मास, ओके। इसमें और ज़्यादा डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम मोल कंसेप्ट को और डिटेल में स्टडी करेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, सजेशंस हो, कोई क्वेरी हो तो ईमेल आईडी मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मुझे आपके ढेरों ईमेल्स मिल रहे हैं, जो बहुत खुशी होती है देख के कि आप मुझे बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर ईमेल्स को रिप्लाई भी करने की, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आप मुझे मेल्स करते रहिए ताकि, और अपने क्वेश्चंस हमेशा मुझे भेजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको वीडियोस देखने में तो वो भी बताइए, कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझसे, जो भी बातें हैं आप मुझसे मेरे ईमेल पे आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ओके। मैं आपके हर कमेंट को रिस्पॉन्ड करता हूँ, आपने नोटिस किया ही होगा। आपका हर व्यू, आपका हर पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अब आपसे मिलूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो बस लास्ट में आपसे यही कहता हूँ कि पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। गुड नाइट।